हेलो एंड वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सीए एनआरसी में कुछ स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए हैं, मीरान हैदर, खालिद सैफ़ी, उन्हीं में एक गुलिफ्सा फ़ातिमा भी हैं जो पिछले 18 महीने से दिल्ली में की जेल में बंद है। और उसी को रिहा करने के लिए यहाँ एक पब्लिक टॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें कविता कृष्णन और उनके माँ बाप, गुलिफ्सा के माँ बाप सहित कई अन्य जो एक्टिविस्ट हैं वो उपस्थित रहे और गुलिफ्सा की गिरफ्तारी और उसके रिहाई की मांग की। ऐसा ना चलता रहे और हमारे को जहाँ से भी हो सके राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे जिनकी वजह से लड़कियों और बच्चों को उठा करके रखा हुआ है जेल में, आप सब जानते हो कि आज के माहौल में उसका मतलब क्या है। आप नीचे देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है लखीमपुर खेल के ऊपर। तो अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि लखीमपुर खेल में जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो आरोपी है उसको खुली छूट दी हुई थी, एक तरह की नौटंकी चल रही है वहाँ पर, और सबके हाथ उसमें धुले हुए हैं क्योंकि वो सभी उसमें शामिल हैं। सच्चाई की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जो पुलिस है, जो सरकार है, जो आम बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, सबके सामने सच्चाई बिल्कुल साफ तरीके से है। सच्चाई इसलिए साफ तरीके से है और मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सिर्फ हम लोग, आप लोग नहीं कह रहे। ये खुद जो कोर्ट्स हैं, जो अदालत हैं, उन्होंने भी इसको माना है। ये अलग बात है कि जिन अदालतों ने माना है, जिन जजों ने माना, उनको जो है वो हटा दे रहे हैं, अपनी जगह से हटा रहे हैं। ये सारी सच्चाइयाँ हो रही। लेकिन अभी जिक्र हुआ दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट की, जिसमें आसिफ इकबाल तन्हा और नताशा देवांगना को बेल मिला। उसमें बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया था कि राज्य जो है वो उसके विरोध करने वाले जो, यानी वो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट को आतंकवाद बता करके वो दबा रहे हैं लोगों की आवाज़। और जजों ने साफ साफ उसमें कहा था कि भाई प्रदर्शन करना, तो इसमें यूएपीए क्यों लगा? यूएपीए आप लगा ही क्यों रहे? यूएपीए को आप कह रहे हैं कि ये आतंकवाद के लिए है, आप तो मुझे दिखा रहे हैं कि आरोप जो है प्रदर्शन का है। अगर मेरा हक है जज के रूप में कि यूएपीए केस में मैं सिर्फ आरोप ही देख सकता हूँ, तब भी आरोप भी नहीं मैच करता। भाई आरोप तो आतंकवाद का है ही नहीं यहाँ पे। तो वो जो कहने लगे कि नहीं आप व्हाट्सएप देखिए, ये देखिए, वो देखिए, तो जज ने कहा कि भाई मेरा तो वो, जब आपने रोक दिया, मैं नहीं देख सकता अक्यूज्ड के पक्ष में कुछ भी, तो सरकारी पक्ष के पक्ष में मैं कोई भी चीज कैसे देखूंगा? मैं तो कुछ नहीं देख सकता। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि आरोप प्रदर्शन का आप लगाए हैं और मामला आरोप आतंकवाद का आप लगाए हैं और प्रदर्शन करने का लेकिन असली मामला है, तो इसमें नहीं हो सकता, यूएपीए नहीं लगेगा। और इस मामले में मैं एक और चीज जोड़ूं कि ये जज जहां बेल दे रहे हैं, वो बेल दे कैसे रहे हैं? जहां पर मैंने देखा कि मीडिया कह रही थी, अरे उन्होंने ये कह दिया पुलिस के बारे में कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बेकार है, बहुत खराब है, इतिहास जब देखेगा तो इतिहास एकदम थू-थू करेगा, ये सब कहा। लेकिन आप एक सवाल पूछिए कि जहां वो बेल दे रहे हैं तो छूट क्यों नहीं रहे सारे लोग? अगर ये जज दे रहे हैं तो जिन मामलों में बेल उन्होंने दिया उनमें छूटे वही लोग जिन पर यूएपीए नहीं लगा। समझ जाइए कि यूएपीए क्यों लगाया जा रहा है। यूएपीए इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके और आप सचमुच बेगुनाह हैं, आपको बाहर होना चाहिए, आपको रिहा होना चाहिए, औरों को अंदर होना चाहिए, लेकिन आप परेशान होइए, आप जेल में सजा काटिए, बिना किसी सजा के सजा काटिए। इसके लिए यूएपीए है। और यूएपीए के बारे में यही कहिए कि भाई ऊपर से अमित का पुलिस को आदेश है, वही है यूएपीए। और उसके लिए बस ये कि पुलिस के बचाव में ये कानून बना है कि पुलिस के सारे इसको ढकने के लिए। एक आखिरी पॉइंट में यहाँ पे कहूँ, उसके बाद हम इस पे आएंगे।
पॉइंट ये कि देखिए ये लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग को ये डरा रहे हैं और वो हम लोगों को दुखी कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग हताश हुए? हम बहुत दुखी हैं, हम परेशान हैं कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, अच्छे लोग, सारे लोग जेल में हैं और लोगों की हत्या खुलेआम सरेआम करने वाले लोग बाहर हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि हमारे साथ यहाँ पर किसी हॉल में ही देख लीजिए, सपूरा है, नताशा है, देवांगना है, साईं बाबा की लाइफ पार्टनर वसंता है, दिशा रवि है, और भी होंगे जिनको मैं नहीं देख रही। ये सारे लोग अगर हमारे बीच यहाँ पर है, नरगिस सैफी है, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना झेला है, जिनको कभी ऐसा चीज झेलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हमारे बीच में हैं और बोल रहे हैं। और ऐसे लोग गुलफिशा से लेकर के हम ऐसे तमाम लोग जो अंदर हैं, जिनके बारे में हम अभी सुनेंगे, जानेंगे, उनमें हमको उम्मीद है। इसलिए आज हम इनकी बात कर रहे हैं ना, गुलफिशा हो या ये तमाम लोग जिनके बारे में हम अभी सुनेंगे, इनको हम बेचारा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये तो हीरो हैं, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे दौर के हीरोज हैं। इतिहास इनको सलाम करेगा और आज हम इनको सलाम करते हैं, हम इनको थैंक्स बोलते हैं। इनके परिवार के लोग जो इतना झेल रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कभी मत सोचिए कि अरे ये कहाँ मतलब अपने काम में लगे थे और किसी आंदोलन में चले गए और देखिए क्या हो गया और सब बर्बाद हो गया। नहीं, आजादी के आंदोलन में जैसे लोग गए, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में जैसे लोग गए, आज जो आंदोलन है वो उन आंदोलनों से भी ज्यादा चैलेंजिंग आंदोलन है। ये आंदोलन ऐसा है, और मैं नहीं मानती, मैं साफ कह दूं, मैं नहीं मानती कि 1947 से लेकर अब तक हिंदू ही हिंदू राष्ट्र रहा है, नहीं रहा है। इसीलिए ये परेशान है कि किसी तरह वो बना देना चाहते हैं इस हमारे मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं के लिए राष्ट्र नहीं, हिंदू वर्चस्व वाला राष्ट्र। उसमें जो उस वर्चस्व के खिलाफ जो माइनॉरिटीज हैं, वो तमाम लोग हैं, उनको देखते साथ उनको लगता है इनको तो खत्म ही करो। खुलेआम नारे लगा रहे हैं कि काटे जाएंगे और राम राम कहलवाएंगे। कैसी बात है ये चीज? खुलेआम हो रहा है, इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, ये आतंकवादी है, इनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही और सच बोलने को आतंकवाद कह दिया जा रहा है। लेकिन इस हिंदू वर्चस्ववादी राजनीति ये जो है, ये अभी तक 100% सफल नहीं हुई है। इसके खिलाफ लड़ने बोलने वाले लोग हैं, जेल जाने को तैयार है, सब कुछ झेलने को तैयार है। लाठी से, पैरों से, और मतलब जितना भी उन लोगों से हो सकता था उन्होंने वो बुरी तरीके से उनके साथ टॉर्चर करा। उनका एक लेटर भी आया था, अगर आप लोग अगर वो सुनेंगे या पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा खौफनाक है पढ़ने में ही। उसके बाद जब उनको बेल मिलने वाली थी, इशरत और खालिद सैफी दोनों एक साथ ही अरेस्ट हुए थे, सेम जगह से, कुरेजी प्रोटेस्ट से। उनके साथ भी जगतपुरी थाने में टॉर्चर हुआ, बट सबसे ज्यादा जिनको व्हील चेयर तक पहुंचा दिया गया, जिनके पैर खराब कर दिए गए, वो खालिद सैफी थे। जब 40 डेज के बाद खालिद और इशरत को बेल मिलने वाली होती है, इशरत आपको मिल जाती है और उनको अभी मिली नहीं थी, फौरन ही इमीडिएट उनको FIR 59 में UAPA में अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें नहीं पता कि वो क्या था, कैसे था, UAPA क्या है, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था। जिस दिन उनको 26 फरवरी को फर्स्ट डे अरेस्ट करा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग आए थे मेरे घर भागते हुए कि खालिद भाई को पुलिस ले गई है, तो मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से वो कई बार प्रोटेस्ट में जाते हैं और डिटेन कर लिया जाता है आधा घंटा 1 घंटे के लिए, तो मुझे लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा और थोड़ी देर बाद रिलीज कर देंगे। वो मैंने फौरन उनका फोन ट्राई करा और उनका फोन स्विच ऑफ, तो कभी उनका फोन स्विच ऑफ नहीं होता था। 26 तारीख को अरेस्टिंग के बाद उसके FIR 59 में जब उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो एक तो उनका फिजिकल टॉर्चर वो हुआ था जो जगतपुरी थाने में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश करी उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाए। उनको डायबिटीज था, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता था, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। मैं नेक्स्ट डे उनको मिलने भी गई थी, 27 तारीख को सुबह जब मंडोली जेल में मिलने गई तो
तो मैंने उनको व्हील चेयर पे आते हुए देखा, उनके हाथों पे निशान थे डंडों के, उनके बाल नोचे हुए थे यहाँ से, उनकी दाढ़ी उखाड़ी गई थी, पूरा यहाँ से दाढ़ी के बाल नहीं थे, उनके चेहरे पे खरोंचने के निशान थे, नेल्स के निशान थे। तो ये वो हिस्से थे जो मुझे दिखाई दिए थे। तब भी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उनकी हालत दिख रही थी कि उनके साथ क्या करा गया था। लाना है ना उनको सही करवाना है, मतलब जो है गर्मी में आप गर्म फर्श पे सोइए, आप किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं ले सकते। ये उन लोगों के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे शौहर ने या गुल ने या अतर ने या आसिफ ने, नताशा ने, दीवाना किसी ने अगर कुछ करा होता ना, तो हमें ये सबर रहता कि शायद वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। बट जिन लोगों ने कुछ करा नहीं, जो लोग दंगा रुकवाने के लिए, खाली दंगे रुकवाने के लिए भटक रहे थे, खालिद की लास्ट पोस्ट देखेंगे आप लोग तो उनका एक एम्बुलेंस के लिए पोस्ट थी कि अगर किसी को भी कोई एम्बुलेंस की दंगे वाली जगहों पे अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो इन नंबर पे ट्राई करे, जिनमें खुद खालिद का नंबर था। मतलब ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टॉर्चर करा जाता है, इस वजह से उसको जेल में रखा जाता है कि वो सबकी आवाज बन रहा था, अपनी बहनों की आवाज बना हुआ था, अपनी बहनों के लिए उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ा था। इशरत को इसलिए जेल में रखा जाता है कि वो अपने इलाके की बहनों के साथ खड़ी थी। क्या कसूर है खालिद सैफी के बच्चों का, जो 20 महीने से निकाह पे इंतजार कर रहे हैं। 20 महीने आप सोच भी नहीं सकते उन 20 महीनों के बारे में। आपके लिए सिर्फ कहना बहुत आसान होता है कि पता ही नहीं चला कि कितने महीने निकल गए। हमसे पूछिए कि वो महीने कैसे गुजर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक पल हमारे लिए वो 20-20 महीनों के बराबर है। कभी कभी दिल में आता है कि अगर हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाने का इतना भयानक नतीजा होता है तो शायद मैं रोक लेती खालिद को कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो। तो इधर कब तक तय रखा है, कभी तो इन्हें जमान कितना सताएंगे हमारी हालत है। हम डिप्रेशन में पहुंच गए। अब तो कुछ के दिन में अस्पताल गया था, डॉक्टर को मैं अपना हाल बता रहा था, बताते मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहा। डिप्रेशन ने मुझे जो है बहुत अस्पताल है, मेंटल हॉस्पिटल, मेरा वहाँ का इलाज चल रहा है। फिर मुझे इसी उसमें शुगर ने परेशान कर दिया। रात को जो है मुझे जो है करवट बदल कर रहता हूँ, लेकिन नींद का मुझे आँख में कोई पता नहीं चलता। सुबह को उठता हूँ तो सर में मेरा भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका काम भी करना पड़ता है। अगर मेरे बच्चे मेरे पास आए तो हो सकता मेरी जिंदगी बढ़ जाए, नहीं तो हमारा कुछ पता नहीं मुझे कब चल। बाकी जो निदान कुदरत है वो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे इन लोगों को बेल मिली है, जितने भी बेगुनाह हैं उन सबको जो है इंसाफ, हम इंसाफ के साथ, और वैसे कोई कितने परेशान करेगा हम डरने वाले। तो जैसे मुकदमे लगाकर उन्हें महीनों से जेलों में रखा हुआ है, और एक तरफ इसी प्रोटेस्ट की वजह से हमें न टूटने वाले रिश्तों में बांध दिया है। जैसे कि उमर खालिद से गुल, ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो जिन्हें हम पहले कभी नहीं जानते थे, पर आज हम एक साथ खड़े हैं और इंसाफ के लिए साथ लड़ भी रहे हैं। जैसे कि अभी नरगिस ने बताया कि
ठिठुरती सर्दी में ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। आता भी पिछले 7-8 महीने से ट्रीटमेंट खाते हुए सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि जेल की रोटी इतनी बताते हैं वो कि खाने से भी खाई नहीं जाती, चबाई नहीं जाती। फिर 7 महीने से गुजारा करते हैं। जैसे हम आसिफिया अखबार, नताशा दिलाना, सकूरा, ये सब लोग जिन्हें हम पहले जानते नहीं थे पर आज एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जब बहुत मुश्किलों के बाद एक जजमेंट निकल कर आता है जो सही मायने में इन सारे सवालों को उठाता है, तो उस जजमेंट को आप एज अ प्रेसिडेंट मानने से इनकार कर देते हैं। तो आप किस हिसाब से आप कहते हैं कि हमें इस जुडिशरी पर या इस सिस्टम पर या इस सरकार पर हमें भरोसा करना चाहिए? अगर आप यूएपीए के केसेस देखें तो ओवरवेलमिंगली यूएपीए के तहत जितने लोगों को अरेस्ट किया जाता है वो या तो मुसलमान होते हैं, या तो वो आदिवासी होते हैं, या तो वो दलित होते हैं, या दूसरे माइनॉरिटी तबकों से आते हैं। और ओवरवेलमिंगली अगर आप देखें जहां 2013 से ये केसेस यूएपीए के तहत बढ़ते जा रहे हैं, वही कन्विक्शन रेट इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लो है। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि हमें भरोसा रखना चाहिए? ये एक बहुत ये एंटी सीए जो आंदोलनकारी हैं उनका जेल में रहना और उन पर यूएपीए यानी आतंकवाद वाले चार्जेस का लगाया जाना, इससे बड़ा अन्याय शायद हमारे आज़ाद मुल्क में सबसे बड़े अन्यायों में ये गिना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल मैंने सच्चाई जो है इन केसों की, ये तो कितने जजों ने साफ कर दिया है। तो मैं उदाहरण दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने जो आरोप भी लगाया है वो तो प्रदर्शन करने का है, चक्का जाम करने का है। चक्का जाम करने का अधिकार नागरिक को है, और चक्का जाम में अगर कुछ कहीं गड़बड़ घोटाला होता है, कहीं कुछ हिंसा होती है, तो फिर उस हिंसा का चार्ज लगाइए, लेकिन कुछ भी कहिए ये आतंकवाद नहीं है। तो आतंकवाद को आप इतना सस्ता नहीं कर सकते कि आप जो है वो, नहीं तो आप लोकतंत्र का गला घोंट देंगे। ये खुद जो है, जो जज दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा। एडिशनल जो सेशंस जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सेशंस जज हैं विनोद यादव जी, उन्होंने एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 12, 13, 14 बार कम से कम उन्होंने अलग अलग केसों में पूरे दिल्ली पुलिस का जो दंगों के जांच के नाम पे जो हास्यास्पद बिल्कुल क्रूर मजाक किया है, इसका उन्होंने कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। बार बार कहा है कि भाई पुलिस ने जांच ही नहीं की है, पुलिस ने जिनको पकड़ना था उनको नहीं पकड़ा है, बिल्कुल निर्दोष लोगों को पकड़ करके उनके ऊपर सजा दिया है। ऐसे ही गवाह जो हैं वो एक ही गवाह को कई केसों में सजा दिया है। तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं उसका उन्होंने बिल्कुल पर्दाफाश किया है, और उन्होंने कहा है कि जब इतिहास देखेगा तो ये कहेगा कि ये सबसे शर्मनाक जो है, ये जांच के नाम पे ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस। इस जज को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सच्चाई सबके सामने है, इसलिए हम लोग मिलकर के तमाम लोगों का एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए और देश को बताने के लिए कि आंदोलन जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ इसमें।